अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आप सुन रहे हैं अनोखी कहानियों का चैनल 786। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है मुर्दे खोर। आसिफ अपने घर जाने वाली गली में दाखिल हुआ तो लोगों का रश देखकर हैरान हो गया। इसमें कुछ लोग इसके महल्ले वाले भी थे। आसिफ ने करीब आकर अपने दोस्त और पड़ोसी नासिर से पूछा, जो कि वहाँ इन लोगों में शामिल था, मामला क्या है? बड़ा खौफनाक मामला है आसिफ, नासिर ने कहा। कैसा खौफनाक? कुछ बताओ मुझे सही ना, आसिफ ने चौंकते हुए कहा। ये सामने वाले घर में कुछ अरसे पहले जो लड़का कादिर फौत हुआ, इसे किसी बला ने कब्र से निकाल कर खा लिया है। आज सुबह जब इसके माँ बाप इसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए गए तो कब्र खुदी हुई थी और कादिर की लाश की जगह सिर्फ हड्डियाँ पड़ी हुई थी। लाश का गोश्त पोश किसी बला ने खा लिया था। कादिर के माँ बाप ने फौरन यहाँ आकर महल्लेदारों को इत्तला दी तो कुछ लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां एक और कब्र खुदी हुई मिली। नासिर ने कहा, ओह, वो किसकी कब्र थी? आसिफ ने हैरान होते हुए पूछा। वो दूसरे महल्ले के एक आदमी की कब्र थी। इसे कल शाम वहां दफनाया गया था, मगर इसकी हड्डियां और फटा हुआ कफन वहां मिला है। नामालूम बला ने अपने हाथों से गड़ा खोदा और अंदर दाखिल होकर पूरी की पूरी लाश को खा गई और उसका सारा गोश्त पोश खत्म कर दिया। नासिर ने जवाब दिया। क्या पुलिस को इत्तला दी गई? आसिफ ने सवाल किया। हाँ, पुलिस ने कब्रों का जायजा लेकर कहा कि ये किसी जंगली जानवर की कार्रवाइयाँ हैं। ऐसे जानवर को मुर्दाखोर कहते हैं, जो बिज्जू की शक्ल व सूरत का होता है। वो नोकीले पंजों से कच्ची कब्रों में सुरंग नुमा गड्ढा बनाता है और इसमें दाखिल होकर मैयत को खा जाता है। आज रात पुलिस के दो सिपाही कब्रिस्तान में पहरा देंगे और मुर्देखोर जानवर को गोली मारकर हलाक कर देंगे। अगर वो आज रात कब्रिस्तान में ना आया तो यही समझ लिया जाएगा कि वो जानवर किसी दूसरे इलाके में चला गया है। नासिर ने जवाब दिया तो आसिफ सोच में पड़ गया। आसिफ जानता था कि पुलिस के बारे में लोग अच्छी राय नहीं रखते। ऐसे मामलात में पुलिस सुस्ती और लापरवाही से काम लेती है। पहरा देने वाले सिपाही अपना फ़र्ज अच्छी तरह नहीं अदा करते और इधर उधर खुश गोपियों से वक्त गुजार देते हैं। चुनाचा आसिफ को उम्मीद नहीं थी कि पुलिस वाले मुर्दे खोर को हलाक करने में कामयाब हो जाएंगे। 2 दिन गुजर गए मगर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की इत्तला नहीं मिली। तीसरी रात को फिर एक ऐसा ही वाक़या रूनुमा हुआ और इस शाम दफन की जाने वाली ताज़ा लाश के मुर्दे को वो बला खा गई, सारा गोश्त कर दिया ख़त्म। आज सुबह जब लोगों को पता चला कि उन्होंने फिर पुलिस को इत्तला दी। चुनाचा अगली रात फिर पुलिस के 2 सिपाही पहरा देने के लिए कब्रिस्तान पहुंच गए। दूसरे रोज़ वो सिपाही कब्रिस्तान से वापस ना आए और तो इन्हें तलाश करने की कोशिश बहुत की गई, मगर कब्रिस्तान में एक जगह इनकी हड्डियां मिली। इनको भी उस बला ने खा लिया था। तब गांव वाले ने खुद पहरा देने का सोच लिया। गांव के ताकतवर बहादुर आदमी सारी रात हथियार लिए कब्रिस्तान में घूमते रहते और सुबह की रोशनी फैलने पर वापस आ जाते। नासिर आसिफ ने सोचा कि क्यों ना वो भी एक रात पहरा दें। पहले तो नासिर ने इनकार किया, मगर जब आसिफ ने कहा कि वो अकेला चला जाएगा तो नासिर भी तैयार हो गया। शाम का अंधेरा फैला तो गांव के 10-12 अफराद कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए तो आसिफ और नासिर भी इनसे इसरार करके इनके हमरा चल दिए। कब्रिस्तान काफ़ी वसी व अरीज था। इसमें घने दरख्तों और खारदार झाड़ियों की बहुतायत थी। गांव वालों के पास से 5 लाठियां थीं। वो दो की टोली में बंटकर एक लालटेन के साथ कब्रिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में पहरा देने लगे। आसिफ अपनी टॉर्च ले आया था। वो नासिर के साथ कब्रिस्तान के इस गोशे में आया जहां कोई पहरा नहीं दे रहा था। इस तरफ कब्रिस्तान के करीब ही एक जंगल था जो पहाड़ियों तक फैला हुआ था। नासिर और आसिफ अपने बैठने के लिए ऐसी कब्र पसंद की कि जिसका चबूतरा तकरीबन 2 फीट लंबा था और कब्र के सहाने की जानिब एक घनी झाड़ी थी। यहाँ बैठकर वो तीन अतराफ मतलब 3 सिम की तरफ देख सकते थे, हर तरफ जायज़ा ले सकते थे। चांद की मध्यम रोशनी में वो तकरीबन 25-30 कदम दूर तक बआसानी देख सकते थे। निफ्स रात हुई तो नासिर को बैठे बैठे नींद आने लगी, लेकिन आसिफ होशियारी से पहरा दे रहा था। वो अपनी हाकियां साथ ले आए थे। थोड़ी देर बाद चांद मगरिब में डूब गया। अब वहाँ सिर्फ सितारों की मध्यम रोशनी थी।
दफातन इसे कुछ फासले पर एक साया हरकत करता दिखाई दिया। इसकी दिल की धड़कन तेज हुई। वो साया किसी रीछ की तरह मालूम होता था। आसिफ को यूं लगा कि जैसे कोई आदमी हाथ पांव के बल चल रहा हो। वो रीछ था या कोई आदमी, कुछ पता नहीं। आसिफ पूरी तरह अंदाज़ा लगा ना सका, अलबत्ता ऐसे यकीन होने लगा कि वही मुर्दाखोर है। इसने नासिर को कंधा हिलाकर जगाने की कोशिश की। नासिर, वो हेवला सा क्या है? नासिर ने आंखें मलकर इस तरफ देखा तो खौफजदा होकर बोला, कोई रीछ मालूम होता है इसे? किधर? ये कहाँ से आया है? जंगल की तरफ से आया है। जंगल की तरफ से आ रहा है। ये यकीनन यही मुर्दाखोर है, आसिफ ने कहा। भला रीछ कैसे मुर्दा खा सकते हैं? नासिर ने हैरत जाहिर करते हुए कहा। आओ हम इसका पीछा करते हैं, आसिफ ने उठते हुए कहा। पागल हो गए हो क्या? अगर इसने हमें देख लिया तो हमें खा जाएगा, जैसे पुलिस वालों को खा चुका है, नासिर ने सहम कर कहा। उल्लू हो तुम। अरे हम खामोशी से और कब्रों की आड़ लेते हुए इसका ताक़ुब करेंगे और देखेंगे कि वो क्या करता है और वापस से किस तरफ जाता है, आसिफ ने गुस्से से कहा। आसिफ को खवा देखकर नासिर उठकर खड़ा हो गया। ठीक इसी लम्हे एक और रीछ दिखाई दिया। वो भी इसी तरफ आ रहा था जिस तरफ से पहला रीछ आया था, और वो पहले रीछ के पीछे आ रहा था। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मुर्देखोर का ये पहला हिस्सा था। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे, कमेंट्स में राय का इजहार कीजिए और अनोखी कहानी 7 को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।